तो नवभारत पर मिटराइज के चुनावी सर्वे में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बारी है हरियाणा की चुनावी नब्ज टटोलने की, जहां चुनाव से पहले जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ छोड़कर पलटी मार दी। टिकट को लेकर हरियाणा बीजेपी एक तरह से बगावत झेल रही है, और वहीं हुड्डा वर्सेस शैलजा वर्सेस सुरजेवाला की जो त्रिकोणीय लड़ाई है वो कांग्रेस के लिए एक नई फजीहत बनी हुई। यही नहीं, आम आदमी पार्टी से जो चुनावी गठबंधन का राहुल गांधी का प्लान है वो भी लोकल नेताओं को कोई बहुत ज्यादा रास नहीं आ रहा। तो ये सारे नए इक्वेशन हरियाणा की फाइट को दिलचस्प बना रहे हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि नवभारत पर मिटराइज का जो सर्वे है उसके हिसाब से हरियाणा की तस्वीर कैसी बन रही है, और वहां से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर लोगों की राय क्या है। हमारे साथ पहले की तरह कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, कांग्रेस का पक्ष रखने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला और मिटराइज सर्वे के डायरेक्टर मनोज सिंह जुड़े हुए हैं। उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले वो सवाल जो हमने लोगों से पूछे। तो हमने पहला सवाल किया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर आपकी राय क्या है, और इस बारे में 33% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, 31% उसे औसत मानते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं ऐसा कहने वाले 27% हैं, और कह नहीं सकते 9%। यानी कि अगर देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं और बहुत अच्छा कहने वाले करीब करीब बराबर हैं, 2-3%, 4% का अंतर है। लेकिन लोगों की जो मोटा राय है वो इसी तरीके से दिखाई दे रही है। सवाल नंबर 2, हरियाणा चुनाव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, ये हमने पूछा, और उसके जवाब में लोग क्या कह रहे हैं। 25% कह रहे हैं कि सीएम का उम्मीदवार चेहरा कौन होगा ये बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए, गठबंधन कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है ऐसा मानने वाले 15% लोग हैं, और किसानों से जुड़े मुद्दे जैसा कि हरियाणा में अक्सर हावी रहता है तो 13% लोग मानते हैं कि किसानों से जुड़े मुद्दे पर हम वोट देंगे, और सरकार का कामकाज 12% लोग मानते हैं कि इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये है लोगों की राय। इसके अलावा 9% लोग ऐसे भी हैं जो रोजगार को महत्वपूर्ण मानते हैं, जो पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो उसको लेकर 11% लोगों का मत है कि ये महत्वपूर्ण है, और बाकी 15% लोगों के लिए बाकी कुछ और मुद्दे भी होंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब जरा सवाल नंबर 3 देख लेते हैं। हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा बनाम शैलजा का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, जो कि वहां कांग्रेस के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। 45% लोग इसके बारे में कह रहे हैं कि इससे बीजेपी को फायदा होना ही है अगर ये कांग्रेस की भीतरी लड़ाई है तो। 34% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पर इसका बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और 21% लोग इसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें पता नहीं, वो कह नहीं सकते कि इसका असर क्या होगा। इसके अलावा सवाल नंबर 4, जेजेपी का एनडीए से अलग होने का कितना असर देखते हैं आप, और इसमें 36% लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी को निश्चित रूप से इसका फायदा होगा, 25% लोग कह रहे हैं कि जेजेपी को फायदा होगा, और दोनों को फायदा होगा ऐसा मानने वाले लोग 19% लोग हैं, और 20% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। तो अगर ये दोनों को फायदा है तो ये बाद में दोनों मिलकर कोई बड़ा फायदा उठा लेंगे क्या, वो भी एक सवाल है जिस पर चर्चा करेंगे आगे। लेकिन अब फिलहाल तो अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सीएम चेहरे का ऐलान चुनाव से पहले कर दें तो उसका क्या असर होगा। उसमें 45% लोग कह रहे हैं कि नुकसान हो जाएगा इसका, और 27% लोग कह रहे हैं कि सकारात्मक असर पड़ेगा, ये पॉजिटिव होगा अगर ऐसा कर पाएंगे तो कोई खास असर नहीं होगा ऐसा मानने वाले लोग 15% और 13% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। अगला सवाल, जाट बनाम गैर जाट के मुद्दे का चुनावी असर क्या होगा, जो कि हरियाणा में बहुत महत्वपूर्ण है कि वहां जाट और गैर जाटों की लामबंदी चलती रहती है, और उसके हिसाब से चुनावी नतीजों पर उसका बड़ा असर पड़ता है। उसके बारे में 41% लोग कह रहे हैं कि अगर इस तरह की गोलबंदी अगर इस बार भी हुई तो इसका बड़ा असर होगा, और 37% लोग कह रहे हैं कि ये इस बार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है इसलिए गोलबंदी कोई मायने नहीं रखती है, 37% लोग हैं ऐसा मानते हैं, और 22% लोग हैं वो पक्के तौर पे नहीं बता सकते कि इसका कोई असर होगा या नहीं होगा। अगला सवाल, हरियाणा के सीएम पद के लिए आपका पसंदीदा चेहरा कौन है, और इसमें नायब सिंह सैनी 31% लोगों के फेवरेट हैं, 8% लोगों के लिए दुष्यंत चौटाला सीएम के लिए सबसे मुफीद उम्मीदवार होंगे, और भूपिंदर सिंह के हुड्डा के पक्ष में 29% हैं, जो कि अगर आप देखिए तो करीब करीब नायब सिंह सैनी के आसपास ही ठहरेंगे। भूपिंदर सिंह हुड्डा के लिए 29% लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा सीएम साबित हो सकते हैं, और अन्य 32% हैं उनके लिए बाकी चेहरे भी उनके लिए सीएम के उम्मीदवार हो सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण सवाल था हमारा। इसके अलावा हमने एक और सवाल किया था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनी
ये तो हुआ कि सारे नेताओं में से, सारी पार्टियों के नेताओं में से। लेकिन अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो पसंदीदा सीएम का उम्मीदवार कौन है? क्योंकि वहां भी इनफाइट चल रही है कांग्रेस में। उसमें 41% क्लियर कट लीडर के तौर पे भूपेंद्र सिंह हुड्डा निकल कर आ रहे हैं। 41% लोग कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे अच्छे उम्मीदवार हैं सीएम के लिए। रणदीप सुरजेवाला 20% लोग, कुमारी शैलजा 19% और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 15% लोग वोट कर रहे हैं और 5% लोग वो किसी नाम पर सहमत नहीं हैं। तो ये तो हुई जो हमने सवाल पूछा और जो कुछ मुद्दे हैं जो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण दिख रहे थे, उनको लेकर लोगों की राय। जरा अब एक बार जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जिसका इंतजार आप भी कर रहे होंगे कि आखिर चुनावी तस्वीर या नतीजों में तस्वीर कैसी दिखेगी हरियाणा विधानसभा की, तो जरा वो तस्वीर भी देख लीजिए। बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 35.6% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वोट शेयर उनका, और सीटें मिलेगी 33 से 38, यानी कि आप समझिए कि बहुमत के आंकड़े से काफी दूर हैं। कांग्रेस गठबंधन को 32.4% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें मिल रही है 36 से 41, यानी कि बीजेपी से कम वोट पाने के बावजूद वो ज्यादा सीटें ले पाएंगे, ऐसा हमारा सर्वे बता रहा है। जेजेपी को करीब 8.8% वोट मिल रहा है और 2 से 5 सीटें मिल सकती हैं, और अदर्स को 23% वोट मिल रहा है और 6 से 11 सीटें उनके खाते में जा सकती है। तो ये है हरियाणा के विधानसभा चुनाव का चेहरा, अगर हमारा जो सर्वे कहता है उसके हिसाब से। अब जरा सीधे चलते हैं अपने मेहमानों के पास। प्रदीप भंडारी, हरियाणा की राह बहुत मुश्किल दिखाई दे रही है। अगर हम ये मान भी लें कि चुनाव के बाद विन विन सिचुएशन वाली स्थिति रही, तो बीजेपी और जेजेपी अगर एक बार फिर से भी एकजुट हो जाए तो भी बहुमत का आंकड़ा मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। रंजीत जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी की सरकार बनने वाली है। अगर मैं आपके वोट शेयर के आंकड़े को देखूं जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 35% वोट शेयर, जो हमारा 2014 का वोट शेयर था भारतीय जनता पार्टी का असेंबली का, जिसमें हमको क्लियर मेजॉरिटी मिली थी 33%, उससे ज्यादा होता है। अब आज की स्थिति क्या है कि भूपेंद्र हुड्डा को आपका सर्वे दिखा रहा है कि 29% लोग मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर 2019 का था 28% का। कांग्रेस पार्टी के खुद के लोग ही नहीं मान रहे कि भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार रहेंगे, तभी उनको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे स्पष्टता है कि हम नायब सिंह सैनी जी के लीडरशिप के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंदर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक तरफ कंफ्यूजन है, तभी कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस करने की बात कर रही है, 2 खिलाड़ियों को राजनीति के अंदर ला रही है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पर उनको सभी बिरादरियों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, उनके समय भ्रष्टाचार। ठीक है, तो जरा इसका जवाब ले लेते हैं ना मनोज सिंह से। मनोज सिंह, ये इस बार वोट शेयर बढ़ने के बावजूद आपको सीटें कम होती क्यों दिखाई दे रही? देखिए, जब बिखराव कम होगा, चूंकि जेजेपी का जो पिछली बार था कि जाटों का वोट खींच कर लाए थे, उसी तरह से इस बार वोटों का बिखराव वहां पे कम होते हुए दिख रहा है और बीजेपी को वोट मिल तो रहा है, लेकिन कांग्रेस उस पर ज्यादा सीटें ले रही, क्योंकि उसका जो बेस वोट है वो जाट और शेड्यूल कास्ट में, जैसे शैलजा है वो शेड्यूल कास्ट से वोट उठा कर ले आएंगी, तो उधर से हुड्डा जो है लेकर आएंगे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत छोटा असेंबली है, 90 विधानसभा की सीट है इस पे, और यहाँ पे यदि 4-5 सीटों का अंतर भी आता है, ऊपर नीचे होता है, जो चुनाव के दरमियान होता है, कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद पार्टी के अंदर विद्रोह को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो उसमें सीटों का बड़ा अंतर दिखेगा और सरकार का देखेंगे कि पूरा ट्रेंड चेंज हो जाएगा। दूसरी बात है जो कांग्रेस के अंदर अभी दिख रहा है, चूंकि बीजेपी को अपने वोटरों से ज्यादा कांग्रेस के अंदर जो लड़ाई छिड़ी हुई है उस पे ज्यादा कांग्रेस की भरोसा बना हुआ है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो इसी बात पे तहसीन पूनावाला से जवाब ले लेते हैं इस सवाल का कि भाई ऐसा तो नहीं कि ये जो इनफाइटिंग तस्वीर तो थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है, हालांकि बहुमत के आंकड़े से आप भी ठीक ठाक दूर दिखाई दे रहे हैं, बहुमत तो आपको भी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इनफाइटिंग के चक्कर में एक कुमारी शैलजा वर्सेज हुड्डा वर्सेज सुरजेवाला के चक्कर में आपकी गाड़ी भी फंस जाए? बिल्कुल नहीं, इनफाइटिंग इनफैक्ट ज्यादा रंजीत जी भाजपा में है, और खट्टर जी के बहुत सारे जो करीबी लोग हैं उनको टिकट्स डिनाई कर दिया गया है, जो भाजपा की लिस्ट निकली उसके अंदर, और बहुत सारे ऐसे भाजपा के लोग हैं जो कांग्रेस में इस वक्त आने की बातचीत कर रहे हैं, जेजेपी में जाने की बातचीत कर रहे हैं। दूसरी चीज हम जानते हैं कि जैसे राव इंद्रजीत सिंह जी गुरुग्राम से बड़ा नाम है, लास्ट टाइम उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया गया था, उनकी बेटी को डिनाई किया गया था, फिर इस वक्त उनको यूनियन मिनिस्टर बनाते उनकी बेटी को टिकट दिया गया। तो भाजपा में कांग्रेस से ज्यादा इनफाइटिंग है, कांग्रेस का ऑफकोर्स न्यूज में ज्यादा चर्चा में। अच्छा। दूसरी चीज आपको बता दूं, जो नहीं लेकिन उतनी इनफाइटिंग, अनिल विज वगैरह। दूसरी चीज आपको बता दूं, मैं नहीं मानता हूं कि
जेजेपी को 8% वोट मिल रहा है। जो उनका कोर वोटर है वो इस वक्त कांग्रेस को वोट कर रहा है। वो जानते हैं उनको वोट करने से वोट स्प्लिट होगा, इसलिए वो कांग्रेस को वोट मिलेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आपके शो पे से रिकॉर्ड कीजिए, कांग्रेस 45 पार करने जा रही है सीट हरियाणा के अंदर। मैं लगातार हरियाणा में रहता हूं, आप लोग वहां पे यूनिट भेजते हैं। 45 से 46 पे कांग्रेस अटकेगी हरियाणा के अंदर, मिनिमम सीटें ले आएगी हरियाणा के अंदर। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर भी इनफाइट है, हालांकि कोई बड़े चेहरों के बीच में इनफाइट नहीं है, लेकिन पहली लिस्ट निकलने के बाद जिस तरीके से धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं, 14 इस्तीफे हो चुके हैं, और उसमें मंत्री से लेकर के विधायक से लेकर के पूर्व मंत्री और किसान मोर्चा के अध्यक्ष और तमाम लोग शामिल हैं, उपाध्यक्ष भी पार्टी के शामिल हैं। तो ये नाराजगी जता रहे हैं लोग, तो इस्तीफे भी हो रहे हैं और नाराजगी भी जताई जा रही है। तो ये तो लग रहा है कि बीजेपी के लिए भी राह बहुत आसान नहीं होने वाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन जरा सा एक बार झारखंड का रुख करना जरूरी है। एक बार देख लेते हैं कि झारखंड के आंकड़े क्या बता रहे हैं, और हमारे सर्वे के हिसाब से जो हमने कुछ सवाल किए और जो कुछ आंकड़े जुटाए गए हैं वो क्या कह रहे हैं। सवाल नंबर 1, झारखंड चुनाव में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है? सबसे पहले मुद्दों की बात, 37% लोग कह रहे हैं गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए, और सीएम का उम्मीदवार 31% लोगों के लिए मायने रखता है। 21% लोग ये कह रहे हैं कि किसानों से जुड़े मुद्दे ये ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे झारखंड के चुनाव में, और 11% लोग कह रहे हैं कि सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा। 11% भी अगर ऐसा मानते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2, हेमंत सोरेन को जेल भेजने से या जेल जाने का चुनाव पर क्या असर होगा? 31% लोग कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन को इसका फायदा हो जाएगा, और 29% लोग कहते हैं कि नहीं, ये इससे एनडीए को फायदा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मानने वाले लोग 34% हैं, और 6% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनावी मुद्दा बनने वाला है, ये तो दिख रहा है स्पष्ट तौर पे। सवाल नंबर 3, सीएम हेमंत सोरेन के कामकाज को लेकर आपकी राय क्या है? और इस पे 35% लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम है, और बिल्कुल अच्छा नहीं है ऐसा मानने वाले उनसे 4% कम है, 31% लोग हैं, और 18% औसत मानते हैं उनके कामकाज को, और 16% की कोई राय नहीं है उनके कामकाज को लेकर। तो ये है सवाल। अगला सवाल जरा दिखाइए, सवाल नंबर 4, बीजेपी के साथ चंपई सोरेन विधानसभा चुनाव में हैं, तो इसका क्या असर दिखाई देगा इस चुनाव पे? और इस सवाल के जवाब में 31% लोग कह रहे हैं कि इसका ठीक ठाक असर होगा, बहुत असर होगा, सिर्फ कोल्हान में असर होगा जो कि उनके होल्ड वाला एरिया है, वहां पर 50% लोग मानते हैं कि सिर्फ कोल्हान में असर होगा। झारखंड के आदिवासी वोट पर असर होगा क्योंकि उस आदिवासी चेहरे हैं, तो 10% लोग ऐसा मानते हैं, और कुछ हद तक वोट प्रभावित होंगे, 7% लोग मानते हैं, और 2% लोग कह नहीं सकते वाले कैटेगरी में हैं। तो ये है चंपई सोरेन को लेकर मामला। और अगला सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? और इसमें देखिए जरा, बाबूलाल मरांडी 42% के साथ क्लियर कट लीडर, क्लियर कट विनर के तौर पे यहां पे उभर के आ रहे हैं। बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के पार्टी के चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी। हेमंत सोरेन जो कि सिटिंग सीएम है, उनके बारे में 29% लोग कह रहे हैं कि वो उनके फेवरेट सीएम कैंडिडेट हैं। चंपई सोरेन को 8% लोग मानते हैं, अर्जुन मुंडा उन्हीं के बराबर 8% पे हैं, और अन्य जो है वाली कैटेगरी में 13% लोग हैं। तो ये है हमारे सवालों का जवाब जो झारखंड के लोगों ने दिया है। और अब जरा जल्दी से दिखाइए कि जो हमने सर्वे किया उसके हिसाब से झारखंड विधानसभा की तस्वीर कैसी उभर के सामने आ रही है। जेएमएम प्लस जो कि अभी सिटिंग मतलब एक तरीके से सत्ताधारी गठबंधन है, उसको 30.4% वोट के हिसाब से के साथ वो 24 से 29 सीट उसको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी प्लस यानी बीजेपी गठबंधन को 50% जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, 50% वोट, 50.4% वोट के साथ 43 से 48 सीटें उनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। और अदर्स के खाते में 4 से 9 सीटें जा रही है, उनको करीब 19.2% वोट यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। आप देखिए कि 50% वोट शेयर जो कि बीजेपी के लिए, मुझे लगता है कि अभी जो तीनों राज्यों के जो हमने अभी सर्वे दिखाए उसमें प्रदीप भंडारी सिर्फ झारखंड ही है जहां पर कि क्लियर कट विनर के तौर पे आप दिखाई दे रहे हैं, बाकी जगह दोनों जगह राह मुश्किल दिखाई दे रही है। प्रदीप भंडारी। रंजीत जी, अगर आपके तीनों सर्वेस का मैं एसेंस देखूंगा
महाराष्ट्र के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो आप ये डिनाई नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बन सकती है। हरियाणा के अंदर मैं डिसएग्री करता हूं आपके सर्वे से, मैं मनोज जी की काफी इज्जत करता हूं, पर मेरा एक इंटेलेक्चुअल डिसएग्रीमेंट इसी बात के ऊपर है कि कांग्रेस पार्टी में बिखराव काफी है, तभी वो आम आदमी पार्टी से अलायंस करे। जो आप हमारा वोट शेयर दिखा रहे हैं हमारा 2014 के वोट शेयर से ज्यादा है, तो इसमें हमको लगता है हम मेजोरिटी क्रॉस कर लेंगे। जो झारखंड के सर्वे पे मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये 50% का वोट शेयर है, ये हमारा पिछले असेंबली इलेक्शंस के वोट शेयर से कई ज्यादा है। और पिछली बार के भी असेंबली इलेक्शंस के अगर आप वोट शेयर को कांग्रेस और जेएमएम के वोट शेयर को भी जोड़ लेंगे तो वो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर से नीचे आता है। तो झारखंड में तो हम लोग लैंडस्लाइड आएंगे, क्योंकि अब बाबूलाल मरांडी जी भी इस बार हमारे साथ में है, जिनका खुद का भी काफी बेस है और प्राइम मिनिस्टर की स्कीम्स ट्राइबल एरियाज में काफी ज्यादा पहुंची है। बिल्कुल, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी थोड़े नाराज भी चल रहे हैं, क्योंकि चंपई सोरेन को आपने शायद उनकी सहमति के बगैर पार्टी में बुला लिया है। खैर वो एक अलग मुद्दा है। जरा हम लोग चलेंगे महुआ मांझी के पास, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और जेएमएम की नेता हैं। महुआ मांझी भाई, ये इस बार जो सर्वे है, ये सर्वे है, पता नहीं, मुझे लगता है आपने कैसे सर्वे किया है, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में विधानसभा के 81 सीट्स हैं और उसमें शहरी इलाका मुश्किल से 5-6 ही है और बहुत ही छोटे कस्बानुमा शहर है। और पूरे ग्रामीण इलाके में माननीय हेमंत सोरेन जी और गठबंधन की जो स्कीम है, मैया योजना से लेके सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झालो आशीर्वाद योजना, बुआ आवास योजना, ग्राम गाड़ी योजना, ऐसे इतने ज्यादा 50 साल की उम्र से यहाँ पर वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन और तमाम तरह की पेंशन, और लोग अंतिम पायदान तक जाकर ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम वो कर रहे हैं, इससे सबसे लोकप्रिय चेहरा मुख्यमंत्री का माननीय हेमंत सोरेन जी है और सबसे ज्यादा सीट्स यहाँ जेएमएम और गठबंधन को आ रही है। ये सर्वे आप दोबारा कराइए, मुझे लगता है ये लेकिन ये भी तो उतना ही सच है ना महुआ मांझी, ये भी तो उतना ही सच है ना कि अभी आपने जो है एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती में जिस तरह से मौत की रेस कराई, जिस तरह की मौत की दौड़ लगवाई, भाई ये भी तो लोगों को याद होगा ना, अभी तो ताजा जेहन में होगा उनके। मैं आपको पहले बताती हूँ, सिपाही बहाली आज से नहीं, 550 लोगों की भर्ती करानी थी और उसमें 12 लोगों की जान ले ली आपने। सिपाही बहाली सरकार नहीं कराती है, वो डिपार्टमेंट कराता है, पुलिस विभाग कराता है, कमाल करती हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि आजकल जिम में भी खड़े लोग एक्सरसाइज करते करते जान जा रही है कोविड के टीकों की वजह से। कैसी बात कर रहे हैं रंजीत जी, नॉर्मलाइज कर रहे हैं युवाओं की जान को। नहीं रंजीत जी, जिस तरह का प्रॉब्लम युवाओं को आ रहा है, इनको अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आऊंगा मैं। दौड़ कैसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इसमें कोविड का टीका और कोविड की वजह से लंग्स को लेके हुआ है। माननीय हेमंत सोरेन जी उस पर रोक लगाकर उन्होंने तत्काल उस पर रोक लगा दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। महुआ मांझी क्यों हुआ उसके पीछे वो हमने विस्तार से खबर दिखाई है, विस्तार से खबर हमने दिखाई कि कैसे आपने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रेस लगवा दी, वो भी इतने ह्यूमिड और बहुत ही कंडीशन में, एकदम जानलेवा बना दिया आपने लोगों के लिए उस दौड़ को। ये एक फैक्ट है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रदीप भंडारी, मैं कह रहा हूं रंजीत जी, मैं ऑफेंसिव बात पे लेता हूं। जेएमएम की सांसद जी ने क्या बोला, अरे कोविड से भी मौत हुई और किसी दूसरी चीज से भी मौत होती रहती है। युवाओं की मौत सरकारी नौकरी के वक्त जब हो रही है, ये इसको नॉर्मलाइज कर रही है। इनके मन में 1% एम्पैथी नहीं है झारखंड के युवा की, इसीलिए झारखंड का युवा इस बार जेएमएम की सरकार को उखाड़ फेंकेगा। आप नोट करिएगा, आपके पैनल पे आप देख सकती हैं किस तरीके से रंजीत जी आपने बात करी कि युवाओं की ने बोला हाँ मौत होती रहती है। यही घमंड है, यही एंटी झारखंड मानसिकता है जिसके कारण इनकी सरकार लोगों ने दुख व्यक्त किया है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने तत्काल उस पर रोक लगाई है, हमारी पार्टी भी इसमें एहसान नहीं किया। लेकिन 12 लोगों की मौत के बाद, 12 लोगों की मौत के बाद एक तो नौकरी नहीं दी, आपने नौकरी नहीं दी। 5 साल आपकी सरकार थी, आपने कोई भर्ती नहीं की, जाते जाते भर्ती निकाला आपने, भर्ती पूरी नहीं की और 12 लोगों की जान ले ली ऊपर से, 12 लोगों की जान ले ली ऊपर से। ये भी झारखंड की जनता याद रखेगी। तो हमारे पास वक्त इतना ही था इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और देश का